हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें हम पार्टनर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस, मेरिट, डीमेरिट्स जो भी हैं, इस तरह की बेसिक जो बातें हैं वो हम जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड का मतलब होता है कोई भी लिखी हुई चीज़। तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। अब ये जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में या पर्सन्स के बीच में, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी ओरल। यानी कि ये कह सकते हैं कि भाई ये लिखित में भी हो सकता है और ओरल यानी कि मौखिक भी हो सकता है। तो बेस्ट क्या रहता है कि चीज़ें, जो बातें हैं, जो डील हुई है, वो क्या रहे, वो रिटर्न में रहे, जिससे कि आगे कोई भी डिस्प्यूट वगैरह ना हो। फ्यूचर के अंदर डिस्प्यूट ना होगा तो मतलब कोई चीज़ें लिखी हुई होंगी, एक पार्टनर कहे कि ऐसे बात हुई थी, दूसरा कहे नहीं भाई ऐसे बात हुई थी, तो अगर रिटर्न में चीज़ होगी तो आप उस टाइम उसको प्रूफ के रूप में सामने ला सकते हैं कि देखो ये बातें हुई थी। तो जो रिटर्न में जो टर्म एंड कंडीशंस होती है ना पार्टनरशिप की, मान लो आप लोग 2-3 बंदे मिलके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और उसमें शुरू में कितनी कैपिटल लगाई वो लिख दिया, है ना, क्या उस पर इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लिख दिया, किसको पैसे निकालने के राइट्स रहेंगे, कितने पैसे वो लिख दिया, किस पार्टनर्स के क्या राइट्स रहेंगे, कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, किसकी सैलरी होगी या कोई और रेम्यूनरेशन कमीशन होगा, सब कुछ आपने शुरुआत में ही लिख दिया। तो उसमें बाद में फिर फ्यूचर में डिस्प्यूट के चांसेस नहीं रहते। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच कंटेन टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द फर्म, जिसके अंदर फर्म की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि फ्यूचर में किस तरह से काम होगा। तो देखते हैं आगे पार्टनरशिप डीड। ये देखो इस पेज पे ये डीड है। इस तरह से कोई लीगल एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इसको टर्म एंड कंडीशंस लिख दिए इन्होंने। डीड ऑफ पार्टनरशिप दिख रहा है ना, ये देखो डीड ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप की डीड, जो भी फर्म है उसकी डीड तैयार करवा ली हमने। अब इसमें इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या क्या ये देखें। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश बाय एन एग्रीमेंट। मैंने बताया था कि एक एग्रीमेंट होता है पर्सन्स के बीच में। इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इन रिटर्न। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव एन एग्रीमेंट इन राइटिंग टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। तो कह रहा है कि हमेशा ही सही क्या रहता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये रिटर्न में हो, ताकि कोई भी डिस्प्यूट, वाद विवाद से फ्यूचर में बचा जा सके। तो द डॉक्यूमेंट, ये लिखेंगे डेफिनेशन या मीनिंग कह सकते हैं, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा एक प्रपत्र जिसके अंदर पार्टनर्स ने सारी की सारी जो एग्रीमेंट, जो बातें हुई थी उसको लिख दिया है, वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। अब इसमें होता क्या क्या इसके अंदर देखें, कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे कि हम, ठीक है डीड तो समझ में आ गया कि रिटर्न में कोई चीज़ होती है। अब इसके अंदर होता क्या क्या, क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स इसके होने चाहिए देखें। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, नेम ऑफ द फर्म, सबसे पहले रहेगा आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म कि भाई ABC एसोसिएट्स है ना, कोई भी नाम जो आप फर्म का रखना चाहते हैं वो उसके डीड के ऊपर सबसे पहली चीज़ होगी कि भाई हमारी फर्म का नाम ये रहेगा। दूसरा ये वो सिमिलर नाम ना हो, इसमें थोड़ी ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं कि ये नाम जो है वो पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो सिमिलर ना हो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म होती है। मान लो बड़ी फर्म है तो आपके ऊपर केस वगैरह कर सकती है कोर्ट के अंदर जाके। दूसरा कोई मिसलैंडिंग करने वाला ना हो जिससे ये लगे कि ये गवर्नमेंट की फर्म है, तो उस पर भी थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें होती हैं। नाम के आगे कोई पार्लियामेंट, स्टेट, किंग, क्राउन, इस तरह के वर्ड जो हैं वो लगा नहीं सकते आप। तो एक ये ध्यान रखना पड़ता है नाम में भी, ऐसा नहीं कि कोई भी नाम रख ले। उसके बाद है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब जितने भी पार्टनर हैं, शुरुआत में 4 हैं, 5 हैं, मैंने बताया था 50 तक हो सकते हैं, तो सभी के नाम और पते उसके अंदर होंगे भाई डीड के अंदर। तो पहला हमने पढ़ा कि भाई फर्म का नाम और पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। दूसरा
पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी उनके उसके ऊपर साइन भी करेंगे डीड के ऊपर, और उनके नाम और पते होने चाहिए। थर्ड वन ही नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि भाई किस चीज़ का बिजनेस करोगे आप, है ना। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवाने जा रहे हो, किस तरह का आपका बिजनेस होगा, उसका नेचर और उसके बारे में कि वो स्कोप का मतलब होता है कि वो लोकल लेवल पे ट्रेडिंग करेगा, नेशनल लेवल पे करेगा, या इंटरनेशनल लेवल पे आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो उसके नेचर के बारे में बताएं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट, कि पार्टनरशिप साझेदारी जो है वो किस तिथि को शुरू करने जा रहे हो, उसकी डेट उसके ऊपर लिखी जाएगी डीड के ऊपर। बहुत इजी पॉइंट है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इफ एनी, अगर आपकी पार्टनरशिप स्पेसिफिक नेचर की है, आपने कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही, मान लो जैसे कि कोई फ्लाईओवर बनाना है, उसमें 2 बंदों ने हाथ मिलाया कि हाँ भाई हम पार्टनरशिप में इस फ्लाईओवर को पूरा करेंगे 3 साल में, तो 3 साल आपका टाइम पीरियड हो गया। कोई रोड का और कंस्ट्रक्शन का काम है, किसी भी तरह की कोई इस तरह की चीज़ें जिसमें स्पेसिफिक पीरियड आप डिसाइड कर सकते हो, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आपने अपने हाथ में लिया है, तो उसका स्पेसिफिक टाइम देंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय, देखो इसमें हर छोटी से छोटी चीज़ इसके अंदर होती है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई, क्योंकि आदमी की क्या होती है, भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो बाद में कोई डिस्प्यूट हो सकता है 2 महीने बाद ही कोई कहे कि मैंने तो 5 लाख लगाए थे, दूसरा कहे नहीं नहीं तूने तो 4 लाख लगाए थे, तो वो चीज़ें है ना। तो कंट्रीब्यूशन जो है कैपिटल का, वो इसके अंदर आप लिखेंगे कि भाई कितनी कितनी कैपिटल हमने लगाई है। उसके बाद अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉ बाय ईच पार्टनर, कितना पैसा एक पार्टनर निकाल सकता है एज ए ड्राइंग बताया था ना अकाउंट में। हाँ, अमाउंट विड्रॉ बाय द पार्टनर या ओनर फॉर सेल्फ पर्पज, तो वो पैसा कितना निकाल सकता है ड्यूरिंग द ईयर, निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, इस तरह की चीज़ें भी लिखी हुई होंगी बिल्कुल। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट चेक बुक के ऊपर साइन किसके होंगे, 2 पार्टनर हैं दोनों के होंगे, 4 हैं चारों के होंगे, मान लो 50 पार्टनर, तो 50 के साइन तो चेक बुक पर नहीं हो सकते ना, तो उसमें अथॉरिटी दी जाती है कि भाई इस बंदे के साइन इसके ऊपर चलेंगे चेक के ऊपर, तो उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ होता है। उसके बाद है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट के लिए ही तो आए हैं पार्टनर, है ना, वो किस रेशियो में होगा ये बहुत नेसेसरी है। सभी लोग प्रॉफिट में हिस्सेदार होते हैं, लॉस में हो सकता है कोई ना हो एक आध पार्टनर, तो वो डिपेंड करता है। अब उसका रेशियो प्री डिटरमाइंड रेशियो पहले से होता है कि सारे इक्वल पार्टनर होंगे, या कैपिटल अलग अलग लगाई हैं तो अलग अलग पार्टनर मतलब रेशियो भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इफ एनी, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा जो फर्म को देना है उनको, ताकि अकाउंटिंग में सही नेट प्रॉफिट आ सके, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने बीच में पैसा विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्जेस क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे, जो भी है वट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर क्या इंटरेस्ट रहेगा, या पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है बीच में, दोनों ही चीज़ें हो सकती। नॉर्मली ये होता है कि पार्टनर कैपिटल की नहीं, वो पार्टनर्स कहते हैं कि भाई कैपिटल के रूप में पैसा नहीं चाहिए, हमें लोन चाहिए, तो किसी के पास पैसा हो वो कह सकता है बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास पैसा, मैं लोन दे सकता हूँ, तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा। सैलरी कमीशन एक्सेट्रा पेबल टू एनी पार्टनर, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है, कोई स्लीपिंग पार्टनर है, जैसे मैंने बताया था, तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी क्या रहेगी, कमीशंस क्या रहेगा, इसके बारे में भी डिस्कशन होता है, सारा लिखा हुआ होता है पहले से ही। डिटेल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स, 3-4 पार्टनर हैं तो वो काम को कैसे बांटेंगे, जैसे इसमें लिख दिया कि भाई एक परचेजिंग का देखेगा, है ना, उसकी डीलिंग अच्छी है, परचेज वगैरह में अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है। प्रोडक्शन मैनेजर एक फैक्ट्री में रह के प्रोडक्शन को देखेगा, सेल्स एक मार्केटिंग को देखेगा, सेल्स को देखेगा, इस तरह से काम। किसी को फाइनेंस की नॉलेज है, कोई सीए वगैरह भी पार्टनर है, वो अकाउंट्स का देख लेगा सारा, तो वो चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। फिर है असरटेनमेंट ऑफ गुडविल, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, अकाउंट में +2 में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन है, चैप्टर है इसके ऊपर, तो इसको भी अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मैं इसमें ये बता देता हूँ आपको कि जब भी पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे आप रेशियो चेंज करते हैं, चाहे एडमिशन कोई नया पार्टनर आता है,
या कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो एक गुडविल का वैल्यूएशन भी होता है। जैसे मान लो आपने 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, तो अपने एक नाम कमाया मार्केट के अंदर, वही तो गुडविल होती है। तो उसकी एक वैल्यू होती है ना, जो टेंजिबल असेट्स हैं उसके अलावा भी आपकी एक वैल्यू होती है मार्केट में, तो वही गुडविल है। और उसका वैल्यूएशन किस मेथड से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे सेटलमेंट कैसे होगी, अकाउंट पेमेंट कैसे करी जाएगी, कैश में दोगे या उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, जाने वाले व्यक्ति के लिए है ये, किस प्रकार से उसका हिसाब किताब आप लोग करेंगे। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, हो गया डिसोल्यूशन के टाइम। डिसोल्यूशन मतलब बंद, फर्म करनी है भाई बंद, अब हमने आगे से फर्म में कोई काम नहीं करना, बिल्कुल इसको बेच रहे हैं, सब कुछ असेट्स वगैरह को, लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ कर रहे हैं, वो सेटलमेंट, उसके बारे में। प्रोविज़न रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट, जो भी मेंटेनेंस के खर्चे होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस के। ऑडिट का मतलब होता है जो भी अकाउंट हमने तैयार करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसकी एक टाइम के बाद जांच करवाना कि अकाउंट्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो ऑडिटर कहाँ से आएगा, किस मेथड से ऑडिटिंग करवाया जाएगा, उसके बारे में भी डीड में क्लियरली जो है सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं। उसके बारे में है प्रोविज़न फॉर आर्बिट्रेशन इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसका मतलब है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो जो समझौता करवाने वाला जो व्यक्ति आएगा, ये कह सकते हैं जैसे गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सरपंच करवाता है ना, हाँ वैसे ही यही। तो उसमें आर्बिट्रेटर कौन बनेगा, है ना, समझौता करवाने वाला एक व्यक्ति बाहर से आएगा, कौन होगी, सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं कि भाई कल को अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो फलाना आदमी है, उसको हम बुला लेंगे, वो हमारा जैसा कहेगा हम वैसा मान लेंगे। उसके बाद है प्रोविज़न रिगार्डिंग बोरोविंग ऑफ द फर्म की जो भी बोरोविंग्स हैं उनके बारे में, उधार के बारे में, चाहे वो लेना है चाहे वो देना है पैसा, सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। हम इतने टाइम का एक पीरियड रखेंगे उधार सेल्स के लिए, हम उधार में परचेज कर रहे हैं तो हम इतने टाइम के पीरियड के बाद पेमेंट कर देंगे, ये सारी चीज़ें क्लियरली इंस्ट्रक्टेड होती हैं। उसके बाद है राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। किसी पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स हैं, भाई बुक्स देख ऑडिट कर सकता है, खुद नहीं कर सकता, कॉपी ले सकता है, नहीं ले सकता, जो भी ड्यूटीज़ क्या है उसकी, क्या क्या उसके कर्तव्य है, लायबिलिटीज़ दायित्व क्या क्या रहेंगे एक्स्ट्रा। तो ये आपका मैंने बताया आपको 20 इसमें हमने पढ़े मेन नॉर्मली, तो बहुत ही ईजी सा था ये टॉपिक। आप इसको करें, इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।